अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक है। मीर तकी मीर को जब भी उठा के देखेंगे तो स्कूलिंग लाइन में देखें, अगर आप कॉम्पिटिटिव चीज़ में देखें तो जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, मीर तकी मीर टॉपिक उसमें 101% ऐड होता है। फिर चाहे रीट सेकंड ग्रेड, रीट तो नहीं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, यूजीसी नेट, डीएसएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, गालिब साहब का और मीर साहब का नाम तो हर जगह होना लाजमी है। तो आज के वीडियो को इतना ऑथेंटिक, इतना तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है कि इस टॉपिक को पढ़ने वाला थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट और यूजीसी नेट तक का स्टूडेंट भी इसको आराम से पढ़ सकता है। इससे ज़्यादा डीपली सवाल आपसे पूछे नहीं जा सकते, ऐसे ज़्यादा डीप सवाल नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करके एक सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में आपको पूरा अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं मीर तकी मीर के बारे में, और एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी ज़िंदगी दुख, दर्द, परेशानियों और गमों के बीच गुजारी है और उन्हीं गमों को अपनी शेर व शायरी में उतारने की कोशिश की है। ऐसी एक अजीम शख्सियत का नाम है मीर तकी मीर। आइए अब पता लगाते हैं कि मीर तकी मीर के बारे में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीर तकी मीर के बारे में हम पढ़ेंगे उनका तारुफ, उसके बाद पढ़ेंगे उनकी तालीम, उनकी शिक्षा के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे इब्तदाई ज़िंदगी, शुरुआती ज़िंदगी कैसी गुजरी है, मुलाजमत और हालात ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में किन किन हालातों से आप दो चार हुए हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे अदबी सरगर्मियाँ और अहम तसानीफ़। ये बात आपको याद रखनी है, तालीम को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, इब्तदाई ज़िंदगी को लेकर भी ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, मुलाजमत और हालात ज़िंदगी से कुछ कुछ सवाल बनने के इम्कानात रहते हैं। सबसे ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है तारुफ को लेकर कि मीर का तारुफ क्या है, और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अदबी सरगर्मियाँ और अहम तसानीफ़। यहीं से सबसे ज़्यादा आपके क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। हालांकि ये चीज़ भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इनको भी याद रखना क्या है, समझना ज़रूरी है। तो आइए बिना बातों में लगाए आपको सीधे शुरू करते हैं टॉपिक की जानिब। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारुफ। क्या पढ़ेंगे? तारुफ। इस बार हम ध्यान रखेंगे, आपको उन चीज़ों की तरफ निशानदही करते चलेंगे जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है कि सवाल यहाँ से बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मैंने पहले बताया था क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस बार मैं उस चीज़ को ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जैसा कि आपको भी बताया है कि तारुफ पढ़ना है और अदबी सरगर्मियाँ और हालात पढ़ने हैं, अदबी अहम तसानीफ़ पढ़नी है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद करना फिर भी ज़रूरी है। सवाल कहीं से भी बन सकते हैं, एग्जामिनर कहीं से भी सवाल आपका बना सकता है। चलिए बात करते हैं तारुफ, इंट्रोडक्शन के बारे में। हु इज मीर तकी मीर? मीर तकी मीर हैं कौन? नाम इनका है दोस्तों मीर मोहम्मद तकी, मीर मोहम्मद तकी। तखल्लुस है इनका मीर, मीर मोहम्मद तकी नाम है, तखल्लुस क्या रखते हैं? मीर। वालिद का नाम है मोहम्मद अली, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से आप क्या थे? मशहूर थे। एक खुदा तर्स इंसान थे, अल्लाह वाला आदमी थे। पैदाइश इनकी फरवरी 1722 अकबराबाद में हुई है। वफात इनकी सितंबर 1810 ईस्वी लखनऊ में हुई है। वफात को लेकर इनका कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन पैदाइश को लेकर कहीं आपको 1722 मिलेगी, कहीं आपको 1723 मिलेगी। और दोस्तों दोनों ही ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी में भी दोनों ही प्रिंटेड है। 22/23 लिखा हुआ है, 22/23 यानी 22 भी सही है और 23 भी सही है, दोनों को सही मानते हैं। एग्जाम में सवाल आएगा तो 22-23 दोनों नहीं आएंगे, या तो 22, 24, 25, 28 आ जाएगा, या 22, 28, 29, 30 आ जाएगा, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और बाई चांस खुदा ना खास्ता दिन खराब चल रहे हों और 22-23 दोनों ही एग्जाम में आ जाए तो आपको 22 ही ऑथेंटिक माननी है, 23 को सही नहीं मानना है क्योंकि ज्यादातर किताबों में 22 ही मेंशन है। अब बात करते हैं इनकी तालीम के बारे में। जिस तरह तारुफ बहुत शॉर्ट है और ये जो चीज़ें हैं बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सभी को तो बहुत इजीली याद है। मीर मोहम्मद तकी नाम है, मीर का तखल्लुस है, मोहम्मद अली वालिद साहब का नाम है, अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हैं। फरवरी 1722 में आप पैदा हुए हैं, अकबराबाद यानी आगरा में आप पैदा हुए हैं, और सितंबर 1810 के लखनऊ में इनकी क्या हो जाती है? वफात हो जाती है। शॉर्ट एंड ब्रीफ सा इनका इंट्रोडक्शन है।
अब बात करते हैं इनकी तालीम के बारे में। इनकी शिक्षा का स्तर कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है। 2-4 चीजें जो आपको याद रखनी है। मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद और ख्वाजा अमानुल्लाह से हासिल की। इब्तदाई प्रारंभिक शिक्षा अपने वालिद साहब से हासिल कर ली थी। ख्वाजा अमानुल्लाह उनके वालिद के मुरीद और मीर के मुंह बोले चचा थे। मैंने बताया कि मीर के वालिद मोहम्मद तकी मोहम्मद अली साहब कौन थे? एक अल्लाह वाले इंसान थे, खुदा तरस इंसान थे, तो पीरी मुरीदी का सिलसिला फरमाते थे। और अमानुल्लाह, ख्वाजा अमानुल्लाह इनके वालिद साहब का कौन है? मुरीद हैं। कौन है? मुरीद हैं। इसलिए ये इनको मुंह बोले चचा भी चचा से कहकर पुकारा करते थे। मीर ने सआदत अमरोही के कहने से शायरी की इब्तिदा की। जहां से सवाल बनेंगे मैं आपको स्टार्टिंग कर दूंगा। ये आपका फर्स्ट IMP, जहां पर IMP लिख दूं उस चीज को आपको बिल्कुल नोटिस में रखना है कि यहां सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। ये आपका IM और EP। पहला सवाल, मीर ने किसके कहने पर शायरी की इब्तिदा की? नाम क्या है दोस्तों? सआदत अमरोही। फारसी अदब और शायरी की इस्लाह मीर ने अपने सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली खान आरजू से हासिल की। और मीर ने जाफर अजीम आबादी से भी इल्मी और अदबी फैज हासिल किया। सवाल आपका यही इंपॉर्टेंट है इस पेज पर, बाकी चीजें आप हल्की फुल्की याद रखें तो बेटर है। अब बात करते हैं इनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। इनके मामू जान का नाम आगे डिटेल में आएगा, मैं वहां पर MP लगा दूंगा, यहाँ पर लगाना जरूरी नहीं है। शुरुआती जिंदगी कैसे गुजरी है? इनकी जिंदगी शुरुआत से आखिर तक जिंदगी पूरी गमों में डूबी रही है और जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। उन सारे हालात को बारी बारी हम जानेंगे। उर्दू शायरी में मीर की पहचान एक गजल गो शायर की हैसियत से होती है। हालांकि उन्होंने कसीदा, मसनवी, मरसिया और बासोख्त भी पढ़े हैं। देखो, मीर की जो अजमत है, मीर की जो हैसियत है, वो उर्दू में गजल गो शायर की हैसियत से है। कौन कहलाते हैं? गजल गो शायर कहलाते हैं। लेकिन गजल के साथ साथ आपने क्या लिखा है? आपने कसीदे भी लिखे हैं, मसनवी भी लिखी है, मरसी भी लिखे हैं और बासोख्त भी लिखे हैं। तो कसीदा आप जानते हैं किसी की मदह में, किसी की जो में लिखे जाते हैं। मसनवी किसी मंजूम दास्तान को कहा जाता है। मरसिया किसी के मातम को मंजूम अंदाज में लिखने को कहते हैं। बासोख्त भी एक किस्म है और अब बासोख्त मौजिद भी कहलाते हैं कि बासोख्त आप से ही राइज हुई है। बासोख्त कहते हैं महबूब से गिला शिकवा करना मंजूम अंदाज में, वो क्या कहलाता है? बासोख्त। और आप बासोख्त क्या कहलाते हैं? मौजिद कहलाते हैं। आविष्कारक आप ही कहलाते हैं। मीर के आबा व अजदाद हिजाज से हिंदुस्तान आए थे और यहाँ फौज में मुलाजिम बन गए। आए कहां से थे? हिजाज से हिंदुस्तान आ गए और क्या बन गए? फौज में मुलाजिम, नौकरी मिल गई। परदादा जो थे अहमदाबाद यानी गुजरात, हिंदुस्तान आए थे और फौज में शामिल हो गए। बाद में अकबराबाद, आगरा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। आए तो पहले अहमदाबाद गुजरात आए थे, लेकिन बाद में कहां चले गए दोस्तों? बाद में चले गए ये अकबराबाद, आगरा चले गए और वहीं को अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया। इसके बाद क्या होता है? मीर के वालिद एक सूफी बुजुर्ग और खुदा तरस इंसान थे और मीर को भी अपने रास्ते पर चलाना चाहते थे। जैसा कि हर बाप चाहता है कि मैं जैसा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं टीचर हूं, मेरा बेटा टीचर बने, और चाहते हैं कि मेरा बेटा भी अच्छे काम में लगे, क्योंकि हमारे वालिदों ने, हमारे बाप दादाओं ने भी अच्छे काम किए हैं, बहुत मेहनतें की हैं, तो चाहते हैं हमारा बच्चा भी एक मेहनती इंसान बने। तो चूंकि मीर के वालिद साहब एक सूफी बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले इंसान थे, तो चाहते थे कि मेरा बेटा भी, मीर भी क्या बने? एक अल्लाह वाला आदमी बने। इसलिए कहते थे बेटा इश्क करो। वालिद साहब क्या कहते थे? बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने हस्ती का चलाने वाला है, बगैर इश्क के जिंदगी वबाल है, इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है, इश्क ही बनाता है, इश्क ही जलाकर कुंदन बना देता है। ये सेंटेंस 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसके वालिद ने किसके लिए कही है। ये मीर तकी मीर के वालिद मोहम्मद अली ने मीर तकी मीर के लिए कही है कि बेटा क्या करो? इश्क करो, और इश्क ही कारखाने हस्ती दुनिया को चलाने वाला है। इश्क ही है जो जिंदगी, इश्क के बिना जिंदगी बवाल है, दूभर है, मुश्किल है। इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही इश्क में कमाल की बात है, और इश्क में ही जला देता है। इश्क जलाकर इंसान को कुंदन बना देता है, सोना चमक जैसी किस आती है, जलाकर बना देता है इश्क। यहां पर दोस्तों जो एक वर्ड बार बार इश्क इश्क आ रहा है, तो आप इश्क को वो निभा निभी, टुरू लव और ना उस तरह के इश्क मोहब्बत चले जाना। यहां पर इश्क की बात चल रही है। खुदा तरस इंसान है तो इश्क की बात चल रही है खुदा से मोहब्बत, कि इंसान को खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाना चाहिए, पूरी मोहब्बत में लग जाना चाहिए, ताकि इंसान एक बड़े मकाम तक
क्या कर सके, पहुंच सके। इंसान को फकत इबादत के लिए पैदा किया है, ये इंसान का असल क्या है, मकसद है जिंदगी में पैदा होने के बाद। यही वजह है कि जब उनके वालिद शीरख्वार बच्चे को गोद में लेकर टहलते थे और मीर जब मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे की जर्दी को ये इश्क की अलामत समझते थे। छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा यानी दूध पीने वाला बच्चा, कौन, जब मीर थे तो मीर जब मुस्कुराते थे तो इनके वालिद को क्या समझते थे, इश्क की अलामत समझते थे। मीर के वालिद ने 2 शादियां की थी, ये बात आपको याद रखनी है। मीर के वालिद ने 2 शादियां की थी, एक खान आरजू की बहन से जिनसे मोहम्मद हसन पैदा हुए, और दूसरी मीर की मां से जिनसे मीर तकी और मीर के सगे भाई मोहम्मद रजी पैदा हुए। मीर के वालिद ने कितनी शादी की, 2 शादी की। कॉमन चीजें हैं, दिमाग में बिल्कुल सेट रखना, क्योंकि ये चीज आगे काम आने वाली है, ये चीज आगे काम आने वाली है। मीर के वालिद ने 2 शादियां की है। एक शादी की है सिराजुद्दीन अली खान आरजू, बहुत अजीम, उस्ताद आरजू भी कहते हैं इनको, बहुत अजीम शायर हैं। एक तो इनकी बहन से की है और दूसरी मीर की वालिदा से की है। तो खान आरजू का बेटा तो कौन है, मीर हसन। तो ये मीर हसन भी कौन कहलाएंगे, खान आरजू का बेटा नहीं, सॉरी, दूसरी खान आरजू की बहन का बेटा कौन है, मीर हसन। तो ये मीर के बड़े भाई हैं, मीर के बड़े भाई हैं, लेकिन कौन है, सौतेले, खुद की मां से नहीं है, मां वालिद की दूसरी बीवी से हैं, तो कहलाएंगे भाई। और दूसरी बीवी से मीर की मां से मीर खुद थे और इनका भाई था मोहम्मद रजी। कहीं कहीं किताबों में पढ़ा है मीर की एक बहन भी थी जिसका ज्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हो सकता है इसमें इख्तलाफ हो। ख्वाजा अमानुल्लाह मीर को बचपन में ही सूफिया की मजलिस में लेकर जाते थे, क्योंकि मीर के वालिद खुदा तरस इंसान थे और चाहते थे कि मेरा बेटा भी क्या बने, एक अल्लाह वाला इंसान बने। और ख्वाजा अमानुल्लाह जो थे, जो उनके वालिद के मुरीद भी थे, तो मीर को बचपन में ही कहाँ लेके जाते थे, सूफियों की मजलिस में, महफिलों में लेकर जाते थे। और वहां पर इनको इस बात की, अल्लाह वालों की जो महफिल होती है, अल्लाह वालों की जो मजलिस होती है, वहां पर उनको लेकर जाते थे। एक वैसे एक वर्ड यहाँ पर है मजलिस, क्या है, मजलिस। मजलिस प्रॉपर वर्ड वैसे एक बैठक को कहते हैं, एक अगर इसका डिक्शनरी में लुगत में ढूंढोगे तो मजलिस का वर्ड बैठक के लिए है, बैठक है, सभा है, इसको बोला जाता है। और प्रॉपर मजलिस का जो वर्ड है ना, ओरिजिनल मजलिस बोला जाता है कि जहां पर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला का जहां पर जिक्र चल रहा हो, जहां पर बैठ के लोग उस बात का जिक्र कर रहे हो शुहदाए करबला के बारे में, तो वो प्रॉपर उस बैठक को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मजलिस। और वैसे मजलिस सभा, बैठक को भी कहा जाता है। अभी मीर की उम्र महज 11 बरस की थी कि 1733 में वालिद की वफात हो गई। यहां से इनकी जिंदगी में क्या होना शुरू हो गया, दुख दर्द की रफ्तार ने एक गति पकड़ी और यहां से स्टार्ट होता है मीर की जिंदगी में तकलीफों का सिलसिला। मीर की जिंदगी में पहला झटका क्या आता है, पहला झटका, ये बात याद रखना, पहला झटका आता है 1733 में कि मीर के वालिद उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे, दोनों बाप बेटों में था अच्छा प्रेम था, अच्छी मोहब्बत थी, और महज 11 साल की उम्र थी, छोटे ही थे कि वालिद की क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। ये इनकी लाइफ में पहला इंसिडेंट। कहते हैं मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, यानी उन्होंने लिखी जिंदगी में सिर्फ दुख दर्द की बातें लिखी है शेर व शायरी में, क्योंकि जिंदगी रही ऐसी है, जिंदगी में दुख दर्द के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे गमों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये जिंदगी का पहला झटका कि माँ सिर्फ 11 साल की उम्र थी और वालिद का क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। कहीं कहीं आपको 11 की जगह क्या मिलेगा, 10 भी मिलेगा, और 10 और 11 दोनों ही माने जाते हैं। कुछ किताब में 10 है, कुछ में 11 है, पर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11 ही ऑथेंटिक मानने हैं। दूसरा पार्ट देखिए, वालिद की वफात के बाद उनकी परवरिश का जिम्मा मीर के मुंह बोले चचा ख्वाजा अमानुल्लाह ने लिया, लेकिन बहुत जल्द उनकी भी वफात हो गई। ये लाइफ का दूसरा झटका कि वालिद साहब ने पाल पोस के बड़ा किया, 11 साल की उम्र ही हुई है, लेकिन वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद चचा ने कोशिश की थी कि मैं पालता हूं, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद उनकी भी वफात हो जाती है। अब लाइफ का अगला झटका देखिए, उनकी वफात के बाद मीर ने अपना सहारा अपने सौतेले भाई हाफिज मोहम्मद हसन को बनाया, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने भी दुत्कार के भगा दिया, मेरे को तेरी कोई कुछ रगबत नहीं है, तुझसे मुझे उनसियत मोहब्बत कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू सौतेला भाई है, तू मेरी माँ का बेटा नहीं है, बल्कि मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है। इसलिए उन्होंने भी बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, हटा दिया अपनी जिंदगी से, तवज्जो नहीं दी। और ये लाइफ का था तीसरा झटका। स्टेप बाय स्टेप, पहले वालिद का इंतकाल, फिर चचा का इंतकाल, फिर भाई की तरफ से रुखसती। ये लाइफ के 3 झटके बराबर इनको कंटिन्यू मिलते रहे।
बातें आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। ये लास्ट वाला जो पेज है ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में क्या रखना है दोस्तों, सेट रखना है। इसमें से सबसे ज्यादा आपके सवाल बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मीर के रिगार्डिंग एक भी सवाल कहीं से भी कितना डीप भी आपसे पूछ लिया जाए तो मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा गहरा आपसे पूछा नहीं जाएगा। हर एक चीज को ध्यान में रखना है, समझना है। कोई चीज समझ में नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में, या अगर आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ऐप के चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डाउट सेशन जो आपको लगाया जाता है वहां पर आप चीजों को देख समझ सकते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, शानदार कंटेंट के लिए अगर आपने अभी तक ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, SK एडुविजन ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मिलेगा शानदार और बेहतरीन कंटेंट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।